अब इस बयान से सब ये कहते हैं सुनकर कि देखिए उन्होंने मुसलमान समुदाय का नाम नहीं लिया। अगर वो दुश्मन की बात कर रहे हैं तो दुश्मन में मुसलमान समुदाय का इसमें नाम नहीं लिया गया है। लेकिन अगर आपने उस बयान के शुरुआत में सुना हो तो उन्होंने लव जिहाद का उन्होंने मेंशन किया। बीच में उन्होंने कहा कि हमारे जो राजा हर्ष थे उनको मारा गया। फिर उसके बाद उन्होंने बजरंग दल और बाकी कार्यकर्ताओं का संदर्भ लिया है। तो यानी कि वो मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं करती प्रज्ञा ठाकुर, लेकिन वो सारी बातें कहती हैं जिससे कि नफरत और भड़काऊ भाषण की एक झलक मिलती है। यहां तक कि हथियार उठाने को लेकर भी वो बात कह रही हैं। जयराम रमेश ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उधर आपको बताया मैंने कि साकेत गोखले ने इस बात को लेकर कंप्लेंट फाइल की है, लेकिन इस पर कोई अभी तक कोई एक्शन प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर नहीं लिया गया है और शायद ही लिया जाएगा। और इसका सबूत है कि ये पहली बार प्रज्ञा ठाकुर ने ये गुस्ताखी नहीं की है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि उन्होंने कब कब इस तरीके के विवादित बयान दिए हैं। और बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब चुप। आइए देखते हैं, एक एक करके नजर डालिए। शहीद हेमंत करकरे को लेकर उन्होंने कहा था कि करकरे को श्राप दिया था जिसके कारण करकरे की आतंकवादी हमले में मौत हो गई। एक और देखिए, बाबरी ढांचे को ढहाने को लेकर कहा था उन्होंने, प्रज्ञा ठाकुर ने, कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने का अफसोस नहीं है, ढांचा गिराने पर तो हम गर्व करते हैं। हमारे प्रभु राम जी के मंदिर पर अपिष्ट पदार्थ थे, उनको हमने हटा दिया। ये प्रज्ञा ठाकुर के ही सारे बयान हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। गोडसे को उन्होंने, प्रज्ञा ठाकुर ने देशभक्त बताया था। उन्होंने कहा कि गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। और देखिए, दिग्विजय सिंह को बता दिया था आतंकवादी, कहा था कि एक बार फिर ऐसे आतंकी का समापन करने के लिए सन्यासी को खड़ा होना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा महात्मा गांधी को राष्ट्रपुत्र बताया, कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपुत्र हैं और हमारे लिए आदरणीय हैं। तो ये कुछ ऐसे विवादित बयान उन्होंने दिए थे। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर बीजेपी सख्त क्यों नहीं होती, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, ये किसी के समझ के परे है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है और उस बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडे को सूट करती हैं प्रज्ञा ठाकुर, जो भोपाल की सांसद है, लोकसभा सांसद, और इसीलिए शायद उनके खिलाफ सख्ती नहीं बढ़ती जाती। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए सत्य हिंदी के फाउंडिंग एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी हैं। शीतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है Q5 नेटवर्क पर। और जो अभी हम जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में, अब इसे क्या कहा जाए, मीडिया इसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है और जाहिर सी बात है कि वो करेगा भी नहीं। अब ऐसे तत्वों के खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाएगा, ये हम मान के चले कि इस तरीके के बयान वो और देती रहेंगी। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो कहा है और जो वो कहती रहती हैं, या उस तरह की बात जो भी लोग कहते हैं, यही बीजेपी आरएसएस की असली राजनीति है, असलियत यही है। लेकिन बाकी सारे लोग इस पर एक मुलम्मा चढ़ाए रहते हैं, लेकिन असलियत यही है। वो जो कहना और करना चाहते हैं वो यही है, वो नंगा सच है। वो ये है कि समाज में सामुदायिक सद्भाव नष्ट कर दिया जाए। 14.5% की आबादी के डर से 80% आबादी को डराया जाए और फिर 80% की आबादी में इस डर को मत पेटियों में इनकैश किया जाए। ये बहुत सरल फार्मूला है राजनीति का, क्योंकि इसके नीचे अगर आपका प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, जैसा कि कर्नाटक की सरकार पर आरोप है, या आपकी अकर्मण्यता है, या आर्थिक संकट की वजह से आपकी असफलताएं हैं, वो सब दरी के नीचे चली जाती हैं और सांप्रदायिकता बहस में आ जाती है, जैसा कि इस कार्यक्रम के जरिए भी आ रही है। लेकिन ये मजबूरी है कि इस पर बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो इस तरह की बात लाके वो अपना एजेंडा जो उनका है कि लोगों में विभाजन हो, लोग अपनी उन कठिनाइयों को भूल जाएं, ये एक डाइवर्जन की टैक्टिक्स है, और सांप्रदायिकता पर बात करें और एक नकली डर से डरें, और उस डर के तहत वो जाके अपना जो मतलब साइकोलॉजिकल जो उनपे इम्पैक्ट होता है, उसके तहत वो जाके वोट दें। ये एक बहुत सरल, सोचा समझा, सफल, बहुत आजमाया हुआ, बहुत बार इस्तेमाल किया हुआ फार्मूला है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में, हर जगह इसको किसी न किसी के जरिए इसी तरह से कराती है, और बाद में तो उनके शीर्ष नेता भी यही सब बोलने लगते हैं। गुजरात में देखिए, इतनी सफलता के पीछे उस तरह के बयान भी शामिल हैं, जिसमें गृह मंत्री जी ने खुद ही बयान दिया था कि 2002 में जो हमने सबक दिया उससे अब तक शांति बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जिसको लोग जेनोसाइड कहते हैं,
उसको वो मतलब अपनी सफलता क्लेम करते हैं। लेकिन अगर आप संसद में इस पे पूछ लें, कोर्ट में पूछ लें, तो वो एकदम दूसरी नैतिक बातें करेंगे, दूसरी तरह की बातें करेंगे, डिनाई कर जाएंगे, झूठ बोल देंगे। तो ये इनका मतलब चरित्र है, प्रस्थापित चरित्र है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये सच्चाई है। और ये हमारे समाज की ये कहा जाए गलीबलनेस है कि वो इस सच्चाई को जानते हुए भी वो भी इसमें इस मतलब धार्मिक विभाजन की सड़ांध में सड़ना पसंद कर रहा है और इनको मत दे रहा है। उसका एक सारा हिस्सा नहीं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा। तो ये वो सब उस गुनाह में शरीक हैं। वो सब लोग इस घृणा के फैलाने और इसकी राजनीति को मतपेटियों तक पहुंचाने के अभियान के हिस्सेदार हैं।